सुप्रभात बच्चों, आज हम व्याकरण वृक्ष का पाठ 11 वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक अर्थात जिनका कोई अर्थ निकले शब्दों का समूह जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। अर्थात जिससे हमें सही वाक्य के भाव या विचार प्रतीत होते हैं, पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे जंगल में मोर नाच रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, मोर जंगल में नाच रहा है, तो उसका व्यवस्थित रूप नहीं है वो वाक्य का, ना ही वो सही अर्थ दे रहा है। सही अर्थ कौन सा वाक्य देता है? जंगल में मोर नाच रहा है, पारुल दूध पी रही है। ऊपर लिखे वाक्यों के अर्थ से स्पष्ट होता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि किसी विचार को पूरी तरह स्पष्ट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग बच्चों, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। अब हम उद्देश्य के बारे में जानते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे साहिल पढ़ता है, यहाँ साहिल के बारे में क्या कहा गया है? साहिल पढ़ रहा है। अनुपमा लिखती है। अनुपमा क्या करती है? ये लिखती है। बच्चा रोता है, विजय विद्यालय जाता है। ऊपर लिखे वाक्य, पहले वाक्य में साहिल के विषय में, दूसरे वाक्य में अनुपमा के विषय में, तीसरे वाक्य में बच्चे के विषय में तथा चौथे वाक्य में विजय के विषय में बताया गया है कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अतः ये सभी उद्देश्य हैं। ये सभी अपने अपने वाक्य के काम करने वाले हैं, इसलिए इन्हें कर्ता भी कहा जाता है। दूसरा इसका अंग क्या है? विधेय। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुहानी पुस्तक पढ़ती है। अब सुहानी क्या करती है? सुहानी पुस्तक पढ़ती है। देशभक्तों ने भारत को आज़ाद करवाया। अब जो हमने ऊपर वाक्य पढ़े हैं, सुहानी उद्देश्य है तथा उसके विषय में ये कहा गया है कि वो पुस्तक पढ़ती है, यह उसका विधेय है। इसी तरह से दूसरे वाक्य में देशभक्त उद्देश्य है और देशभक्तों के विषय में जो कुछ कहा गया है वह विधेय है। अब हम आगे बच्चों इसके वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो रचना की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से। रचना अर्थात बनावट की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम जानते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही कर्ता होता है एवं एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह आगरा में रहता है। रंजीत के पिता के पास एक कार है। कोमल कक्षा 5 में पढ़ती है। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा गया हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात एक तो साधारण वाक्य होता है और उसे समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाता है तो जाकर संयुक्त वाक्य बनता है। जैसे हमने राहुल को बुलाया था किंतु वह नहीं आया। वह आया और चला गया। निखिल थक गया था इसीलिए सो गया। यहाँ किंतु और इसीलिए क्या है? समुच्चय बोधक अवयव है। नंबर 3 मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात एक वाक्य जो होता है प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उसके ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे वाक्य क्या है? मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो। प्रधान उपवाक्य क्या है? मैं जानता हूँ। अब आश्रित उपवाक्य क्या है? कि तुम चोर नहीं हो।
अर्थात क्या मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कथनात्मक वाक्य, जो कहा जाता है वाक्य, साधारण वाक्य, बच्चे खेल रहे हैं। निषेध वाक्य, इसमें मनाही होती है, मना किया जाता है, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या बच्चे खेल रहे हैं। आज्ञार्थक, इसमें आज्ञा दी जाती है, जाओ बच्चों खेलो, अर्थात बच्चों को आज्ञा दी गई है, जाओ आप खेलो। इच्छावाचक, इसमें हमें इच्छा प्रकट करते हैं, आज तो छुट्टी हो जाए, हमारी इच्छा है कि आज हम छुट्टी चाहते हैं। संदेहवाचक, इसमें संदेह होता है, हो सकता है मोहन आज आ जाए, हो सकता है मोहन आज आ जाए, हो सकता है आज वर्षा आज हो जाए, बरसात हो जाए। विस्मय आदि बोधक, हैरान करने वाले वाक्य, वहाँ मज़ा आ गया। संकेतवाचक, इसमें संकेत देते हैं, वर्षा होती तो सब हरा भरा हो जाता। किसकी ओर संकेत है? वर्षा की ओर। अगर वर्षा होती तो सब हरा भरा हो जाता। धन्यवाद।